वेलकम बैक। और अब हम एनसीईआरटी के 4.10 को हम पढ़ेंगे जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, और ये एक एप्लीकेशन है जो भी अभी प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा है उसका ये एप्लीकेशन है प्रोजेक्टाइल मोशन की। 2 डायमेंशन मोशन जो हमने डेवलप किया उसको कैसे यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन किसे कहेंगे। आप लोगों ने बॉल को फेंका होगा, किसी एंगल से ऐसे करके बॉल को फेंका होगा तो वो कैसे गिरता है, कुछ दूर जाके ऐसे। किसी को 6 मारते हुए देखा होगा आपने, वो बॉल ऐसे करके गिरता है ना। कोई भी चीज़ को फेंकोगे तो प्रोजेक्टाइल मोशन के थ्रू वो किसी भी एंगल पे यदि आप फेंकोगे, एक्सेप्ट कि आप जो वर्टिकल फेंकते हो, तो वो एक प्रोजेक्टाइल पाथ होते हुए नीचे ग्राउंड पे गिरता है। ओके, तो उसी तरह के मोशन को हम देखेंगे। और इससे पहले हम ये पूरा चीज़ डेवलप कर चुके हैं कि 2 डायमेंशन मोशन कैसे हम डील करते हैं। ए कांस्टेंट हो तो क्या हम उसका क्या तरीका हमारे पास होता है, वो सारा चीज़ हम डील कर चुके हैं। ठीक है, तो अभी आते हैं हम अपने इस मोशन पे, प्रोजेक्टाइल मोशन पे। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, जैसे एज एन एप्लीकेशन ऑफ आइडिया डेवलप इन द प्रीवियस सेक्शन वी कंसीडर द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, एज एन एप्लीकेशन हम इसको देखेंगे तो ये हमारे पास में एक काइंड ऑफ एप्लीकेशन है। बस यही चीज़ कहा कि एक एप्लीकेशन जो प्रीवियस में जो भी हमने इक्वेशन डिस्कस किया है उसका एप्लीकेशन। एन ऑब्जेक्ट दैट इज इन फ्लाइट आफ्टर बीइंग थ्रोन प्रोजेक्टेड इज कॉल्ड द प्रोजेक्टाइल। किसी भी एक चीज़ को यदि आपने थ्रो किया है, ठीक है ना, तो जब वो ऑब्जेक्ट दैट इज इन फ्लाइट, जब तक वो फ्लाइट में है, आफ्टर बीइंग थ्रोन और प्रोजेक्टेड इज कॉल्ड द प्रोजेक्टाइल। ठीक है, कहने का मतलब किसी भी एक आपने बॉल को लिया, ठीक है, इसको हटाओ। किसी भी आपने एक बॉल को लिया और किसी एंगल पे आपने इसको फेंका तो ये क्या करेगा, ये ऐसे 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 आके यहाँ पे ऐसे गिरेगा, तो इसी को हम कहेंगे कि प्रोजेक्टाइल है। ठीक, तो इसमें हम देखते हैं कि यदि सपोज करो कि यहाँ पे सच अ प्रोजेक्टाइल माइट बी फुटबॉल, जैसे फुटबॉल को आपने क्या किया, किक किया, तो वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन के फॉर्मेट में रहेगा। क्रिकेट बॉल को जब 6 मारते हैं जैसे तो होता है। अब बेसबॉल और एनी अदर ऑब्जेक्ट जब हम उसे किक करते हैं और वो जब प्रोजेक्ट करते हैं तो वो जिस पाथ को फॉलो करता है या उस मोशन को प्रोजेक्टाइल कहेंगे। द मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल मे बी थॉट ऑफ as the result of 2 separate simultaneously occurring component of the motion। ये हमने पहले भी डेवलप कर लिया था कि 2 डायमेंशन मोशन को 2 सेपरेट हम सिंगल डायमेंशन मोशन में डिवाइड कर सकते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं कि जो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन है उसको 2 सेपरेट मोशन में हमने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर लिया। One component is along the horizontal direction without any acceleration and other along the vertical direction with constant acceleration। इसको 2 पार्ट में हम जो डिवाइड कर रहे हैं, एक constant acceleration के साथ में है और एक यहाँ पे एक constant acceleration के साथ में है, और एक क्या है, एक में acceleration 0 है। It was Galileo who first stated this independent of the horizontal vertical component of the projectile motion in हिज डायलॉग ऑफ द ग्रेट वर्ल्ड सिस्टम 1632 में। सोचो ये इन्होंने, गैलीलियो ने इसके बारे में सब चीज़ बताया है प्रोजेक्टाइल के बारे में। इन आवर डिस्कशन वी शैल एज्यूम दैट द एयर रेसिस्टेंस हैज़ नेग्लिजिबल इफेक्ट ऑन द मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल। हम एयर रेसिस्टेंस को यहाँ पे नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है इसलिए उसको हम इग्नोर करेंगे। उसको यदि हम कंसिडर करते हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा उसको भी हम थोड़ा सा देख लेंगे बाद में। सपोज दैट प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड विथ वेलोसिटी v0 that makes an angle theta naught with the x axis as shown in figure 4.17। यहाँ पे एक चीज़ बताया गया कि लेट्स से कि थीटा नॉट पे एक समथिंग v नॉट से किसी चीज़ को प्रोजेक्ट किया गया है। तो ये देखो, ये ब्लू कलर का जो पाथ है इसको फॉलो करेगा और डेफिनेटली ये एक्स वाई डायरेक्शन में 2 डायमेंशनल मोशन है ये। ठीक है, v नॉट और थीटा नॉट से ऐसे फेंका गया था। अब ये कहा कि आफ्टर द ऑब्जेक्ट हैज़ बीन प्रोजेक्टेड द एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन इट is that due to gravity which is directly vertically downward। ऑब्वियसली बात है कि यदि हम इसको प्रोजेक्ट कर दें तो सिर्फ जो ग्रेविटी ने एक्सेलरेशन लगाया है वो डाउनवर्ड में लगाया है। तो इसको एज अ वेक्टर लिखे तो इसको -g लिखेंगे क्योंकि नीचे के डायरेक्शन में है, ऊपर के डायरेक्शन को j कहा जाता है, तो -g लिख देंगे। ये इसका एक्सेलरेशन हो गया। अब इसका यदि ऐसा देखें तो इसका मतलब x कंपोनेंट 0 है और y कंपोनेंट कितना है, -g है, क्योंकि यहाँ पे i वाला कंपोनेंट ही नहीं है। ठीक है, तो यही चीज़ को यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा गया था कि x एक्सिस के अलॉन्ग में 0 एक्सेलरेशन और y एक्सिस के अलॉन्ग में कांस्टेंट -g के बराबर है। द कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी यदि हम देखें v0 को देखें तो उसको भी x और y में हम कन्वर्ट कर रहे हैं।
तो जब वी नॉट यहाँ पे ऐसा है और थीटा नॉट पे है, तो वी नॉट का जो कॉस ये वाला पोर्शन होगा, कॉस थीटा नॉट होगा, ये उसका एक्स कंपोनेंट हो जाएगा, है ना। तो वी नॉट का जो ये पोर्शन हो जाएगा ये एक्स कंपोनेंट हो जाएगा, यहाँ पे देखो वी नॉट कॉस थीटा नॉट, और ये जो कंपोनेंट हो जाएगा वो वाई कंपोनेंट हो जाएगा। तो वी को हमने दोनों में डिवाइड कर लिया, है ना। इफ़ वी टेक द इनिशियल पोजीशन टू बी द ऑरिजिन, हम यहीं पे इनिशियल पोजीशन पहले मान लेते हैं। द रेफरेंस फ्रेम एज सोन इन फिगर, इसी को रेफरेंस फ्रेम मान लिया जो एक्स वाई एक्सिस है ना। वी हैव एक्स नॉट बराबर 0 एंड वाई नॉट बराबर 0, इनिशियल एक्स पोजिशन और वाई पोजिशन दोनों 0 है ना। अब हमें पता है कि x को यदि हमें लिखना है तो जस्ट vx इंटू टी हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलेरेशन 0 है ना। एक्सेलेरेशन 0 होने की वजह से x बराबर ये वाला फॉर्मूला पूरा लगाते कि वी नॉट एक्स टी और प्लस हाफ टाइम्स ऑफ ए एक्स टी स्क्वायर, तो ये 0 होने की वजह से सिर्फ ये वाला पोर्शन रह जाएगा, ठीक है। तो ये रह गया, और इसलिए ये पार्ट कितना है, वी नॉट कॉस थीटा नॉट है, तो वी नॉट कॉस थीटा नॉट इंटू टी कर देंगे तो हमारा x आ जाएगा। y यदि लिखेंगे तो y का इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट साइन थीटा टी है, थीटा नॉट है, ये हो गया इंटू टी, और माइनस हाफ जी टी स्क्वायर कैसे हो गया, क्योंकि ए वाई का वैल्यू माइनस जी था, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता, तो ये हो गया। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की तरफ हमने लिख दिया इक्वेशन को। अब इसमें कहा द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट टाइम टी कैन बी ऑब्टेन, अब यदि हम किसी भी टाइम इन जनरल टाइम यहाँ पे टी पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे सपोज करो कि वेलोसिटी v है, तो इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, तो इस कंपोनेंट को यदि हमें निकालना है तो सिंपली हम vx, इसको यदि मैं कहता हूँ vx और इसको कहता हूँ vy, और ये वो वेलोसिटी है जो आफ्टर टाइम t है, तो उसको हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, vx के बराबर, क्योंकि एक्सेलेरेशन है ही नहीं x डायरेक्शन में, तो कांस्टेंट रहेगा, तो वो कांस्टेंट वी नॉट कॉस थीटा के बराबर रहेगा। मतलब ये वाला पार्ट बदला नहीं है, ये वी नॉट कॉस थीटा नॉट ही रह गया है, ठीक है। लेकिन जब वी वाई को देखेंगे तो वी नॉट साइन थीटा नॉट माइनस जी टी होगा, क्योंकि v बराबर u प्लस ए टी लिखेंगे तो u वाला पोर्शन है और माइनस जी टी, ए का वैल्यू माइनस था, ये था। तो ये दोनों कंपोनेंट हमने एक्स वाई में आफ्टर टाइम टी भी वेलोसिटी लिख लिया, मतलब आफ्टर टाइम टी x क्या होगा और आफ्टर टाइम t v क्या होगा वो हमने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। अब जो ये इक्वेशन आया है, ये वाला इक्वेशन है, तो 4.38 जो इक्वेशन है उसके अनुसार से गिव्स द x एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ द पोजीशन ऑफ प्रोजेक्टाइल एट टाइम t इन टर्म्स ऑफ 2 पैरामीटर। अब देखो इसका मतलब ये जो 4.38 है वो x और y कोऑर्डिनेट दे रहा है आफ्टर टाइम t, और जिसके टर्म्स में दे रहा है वो इनिशियल वेलोसिटी है और इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, ठीक है। तो इसलिए कहा कि इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट एंड प्रोजेक्शन एंगल थीटा नॉट, इसके टर्म्स में दोनों चीज गिवन है, ठीक है, प्रोजेक्टाइल में जो एक्स कोऑर्डिनेट है। नोटिस दैट द चॉइस ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्स एंड वाई डायरेक्शन फॉर द एनालिसिस ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन हैज रिजल्ट अ सिंप्लीफिकेशन। एक्चुअली में इसने एक सिंप्लीफिकेशन है, इसी वजह से हमने यहाँ पे जो भी एक्सिस चॉइस किया है वो ऐसे जो चॉइस किया है 90 डिग्री पे, वो एनालिसिस आसान हो जाए उसके लिए ही है। तो आपके मन में आ रहा होगा अच्छा क्या होगा यदि हम ये ऐसा नहीं रखते, एक्सिस यदि हमारा दूसरा रहता, तो सोचो यदि एक्सिस आप इसके अलावा कुछ भी रखते, सपोज करो कि आप एक्स एक्सिस को इधर रखते और कहीं वाई एक्सिस को कुछ और एंगल पे यहाँ पे रख लेते, ठीक है, वो परपेंडिकुलर नहीं होता, किसी एंगल थीटा पे होता। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मोशन इसलिए होता कि अब इस एक्सेलेरेशन को आपको इधर डायरेक्शन में भी एक प्रोजेक्शन चाहिए और इसके इधर डायरेक्शन में भी एक प्रोजेक्शन चाहिए, जो कि हम आराम से निकाल सकते हैं। इसके कोसाइन लेके कि जितना एंगल है ये एंगल है और ये एंगल है, उसका कोसाइन लेके हम निकाल सकते हैं। तो हर दोनों डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन भी आ जाएगा, दोनों डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कुछ और हो जाएगा, चीज़ें जो एनालिसिस होगा वो धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। यहाँ पे एटलीस्ट ये है परपेंडिकुलर लेने से कि कम से कम वाई डायरेक्शन के अलोंग में सिर्फ एक्सेलेरेशन जो है वो सिमट गया है, बाकी उधर के डायरेक्शन में नहीं है ना, ठीक है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट में कि ये चीज़ इसका ये क्या हो गया, एनालिसिस सिंपल होने के लिए ऐसा हो गया। वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी दैट इज एक्स कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। यहाँ पे देखा गया है कि क्योंकि जो वेलोसिटी है ये तो कांस्टेंट ही है ना, वी ओ एक्स के बराबर ऐसा है, तो ये कांस्टेंट ही है, ये चीज़ बता रहा है। एक कंपोनेंट है एक्स कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन, ठीक है। एक्स कंपोनेंट के अलॉन्ग में जो वेलोसिटी होता है वो थ्रू आउट द मोशन सेम रहता है, चाहे ये प्रोजेक्टाइल यहाँ पे आके गिर भी जाए तब भी उसका सेम ही रहेगा। And only the y component changes like the object free fall in the vertical motion। बिल्कुल y component कैसे चेंज हो रहा है, जैसे फ्री फॉल हुआ था, फ्री फॉल में भी यही सेम इक्वेशन हम लिखते थे, यहाँ पे बस इनिशियल u होता था ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो बिल्कुल फ्री फॉल मोशन की तरह y एक्सिस के अलॉन्ग में। एंड
ओनली द वाई कंपोनेंट चेंजेस लाइक एन ऑब्जेक्ट इन फ्री फॉल में जो ऑब्जेक्ट रहता था उसी के जैसा वो चेंज हो रहा है. दिस इज शोन ग्राफिकली एट फ्यू इंस्टेंट इन फिगर इतना. नोट दैट द मैक्सिमम हाइट जहाँ पे होगा वहाँ पे वी आई जीरो होगा एंड देयर फोर थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स इतना वो जीरो हो जाएगा. कहा कि मैक्सिमम हाइट जहाँ पे भी होगा ऑब्वियसली वहाँ पे जो वी वाई होगा जीरो होगा. जैसे जो कोई ऊपर की तरफ जा रहा था, जैसे इधर वाले जो फ्री फॉल में है तो सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे जाएगा फिर वापस आ जाएगा, तो हाईएस्ट पोजीशन पे वी वाई जीरो हो जाएगा. और जहाँ हाईएस्ट पोजीशन पे वी वाई जीरो हो जाएगा वहाँ पे जो वेलोसिटी होगा वो कैसा हो जाएगा, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाएगा. जैसे ये वाला पार्ट यदि ऐसे जाके प्रोजेक्टाइल ऐसे कर रहा है तो हाईएस्ट पोजीशन पे हम जाएंगे तो वेलोसिटी सिर्फ एक्स डायरेक्शन में रहेगा, वाई डायरेक्शन में जो वी वाई था वो जीरो हो चुका है. तो ये है ही नहीं, तो सिर्फ इस डायरेक्शन में हो गया, ऑब्वियसली थीटा भी उस समय जीरो हो जाएगा. ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे आपको ये बताया है. ठीक है, अब कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होगा, मतलब इस जिस पाथ को ये फॉलो कर रहा है, ये ब्लू कलर का जो पाथ को फॉलो कर रहा है उसका क्या इक्वेशन होगा. तो एक हमारे पास तरीका ये है कि जैसे हमारे पास एक्स और वाई के बीच में रिलेशन निकाल दे तो वो पाथ का इक्वेशन हो जाएगा. हमें पता है कि किसी भी एक्स वाई प्लेन में कोई चीज़ एक कर्व दिया रहे तो इस कर्व का इक्वेशन निकालने का मतलब है एक्स और वाई के बीच में रिलेशन को निकालना. ठीक है, तो इस रिलेशन को यदि हम निकालने की कोशिश करें तो क्या कर सकते हैं. तो एक हमारे पास अच्छा तरीका क्या है कि इन दोनों में जो एक्स और वाई में जो कॉमन पार्ट है वो टाइम है. तो क्यों ना यहाँ से टाइम को निकाल के एक्स बाई वी ओ एक्स को इसमें पुट कर दिया जाए, है ना. जैसे हमारा कहना है कि यदि इक्वेशन लाना ही है, एक्स और वाई के बीच में रिलेशन निकालना है, तो एक अच्छा तरीका ये हो सकता है कि यहाँ से टाइम निकाला, इसको लिखा एक्स अपॉन वी ओ एक्स और उसको पुट कर दिया, इसको पुट कर दिया इस इक्वेशन में. तो इसमें t गायब हो जाएगा और वो x के टर्म्स में आ जाएगा. ये क्या हो जाएगा, x बाई वी नॉट. जैसे यही चीज़ अब देखो यहाँ पे कन्वर्ट होके कैसा आ जाएगा, ये हो जाएगा वी नॉट साइन थीटा नॉट. ठीक है, इनटू टी के जगह पे लिखोगे x अपॉन वी नॉट टाइम्स ऑफ x, सॉरी वी नॉट एक्स. ठीक है, वी नॉट टाइम्स ऑफ एक्स नहीं, वी नॉट एक्स सिंबॉलिक चीज़ ऐसा हो गया, माइनस हाफ टाइम्स ऑफ जी टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर के जगह पे एक्स अपॉन वी ओ एक्स का होल स्क्वायर ऐसा लिख देंगे. तो ये चीज़ हमारे पास में y हो जाएगा. ठीक है, ये y हो जाएगा. अब हमारे पास x और y के बीच में एक रिलेशन आ जाएगा. थोड़ा सा अब इसका जो लाइन बाय लाइन है वो मैं पढ़ता हूँ और देखेंगे कि ये जो पाथ है वो पैराबोलिक है और पैराबोलिक क्यों है. तो इसमें कहा कि व्हाट इज़ द शेप ऑफ पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल. ठीक है, वो शेप क्या है, कोई यदि पूछता है कि क्या शेप है तो उसका आंसर करने के लिए एक्स और वाई के बीच में रिलेशन चाहिए. दिस कैन बी सीन बाय एलिमिनेटिंग द टाइम बिटवीन द एक्सप्रेशन एक्स एंड वाई. जैसा हमने पहले कहा, टाइम को एलिमिनेट कर दिया और ये जो बाद में उसको अरेंज करोगे तो y इक्वल टू टेन थीटा नॉट एक्स माइनस जी अपॉन टू वी नॉट कॉस स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर ऐसे आ जाएगा. इसको पुट जैसा मैंने कहा वहाँ से ऐसे पुट करो, ये आ जाएगा. तो ये यदि देखोगे तो इन जहाँ पे सिंस जी थीटा नॉट वी नॉट ये सब कांस्टेंट है, क्योंकि इनिशियली जिस एंगल पे फेंका वो हो गया खत्म. इनिशियल जिस वेलोसिटी से फेंका वो इनिशियल मोमेंट की बात थी, जी हमेशा कांस्टेंट है. तो यदि ये सब कांस्टेंट है तो इस इक्वेशन को यदि जनरलाइज फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करो तो y इज इक्वल टू समथिंग टाइम्स ऑफ x, मतलब a टाइम्स ऑफ x प्लस ये समथिंग, ये पूरा पार्ट, ये जो पोर्शन है पूरा पार्ट आ जाएगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया तो ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर हो गया, वाई इजकल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर. एंड यहाँ पे ए और बी जो है वो कांस्टेंट है और ऐसे इक्वेशन को हम पैराबोला कहते हैं. तो इसलिए हम कहते हैं कि पैराबोला को फॉलो करता है. दैट इज द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला, है ना, वो पैराबोला होता है जो इसको पैराबोला कहते हैं. अब ये फिगर बहुत अच्छा है, इसमें कई सारे इन्फॉर्मेशन एक साथ गिवन है. जैसे यहाँ पे किसी ने वी नॉट से फेंका था थीटा नॉट पे और उसके बाद ये जो ये है उसमें इनिशियल वेलोसिटी आपको दिख रहा होगा कि वाई डायरेक्शन में थोड़ा ज़्यादा है, एक्स डायरेक्शन में ऐसा है. जब कुछ मोमेंट बाद हम देख रहे हैं कि वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो गया, ये जो मैग्नीट्यूड वाइज है ये सेम रहा है. आते आते सबसे मैक्सिमम पे एक्स सेम रहा है, वाई जीरो हो गया है. फिर जब यहाँ पे आ रहे हैं तो ये सेम रहा है और ये इधर के डायरेक्शन में बढ़ना शुरू हो गया. फिर यहाँ पे आए तो इधर के डायरेक्शन में वो उतना ही हो गया जितना इनिशियल में ऐसा था. तो इसलिए इधर एंगल जितना थीटा नॉट होगा यहाँ पे एंगल उतना ही थीटा नॉट हो जाएगा, माइनस में बस रहेगा. तो जिस एंगल से आप प्रोजेक्ट किए थे यहाँ एक्स एक्सिस से जब वो गिरता है यहाँ पे ग्राउंड पे अगेन हिट करेगा तो वहाँ पर भी एंगल सेम रहेगा, ये आप देख सकते हो इससे. ठीक है, अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि चलो ठीक है ये प्रोजेक्टाइल तो हो गया, लेकिन हमारा मन है कि अच्छा कितना देर ये हवा में रहा, है ना, ये कितना देर हवा में रहा, कितना दूर जाके गिरा, कितना मैक्सिमम हाइट इसने लिया. ये सारे चीज़ इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है जब भी हम प्रोजेक्टाइल की बात करते हैं. तो उन सब चीज़ों का यहाँ पे क्या करेगा, डेरिवेशन करेगा और देखेंगे कि कितना आएगा. देखो अब टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट यदि निकालते हैं, मतलब ये ऑब्जेक्ट ऐसे जाते आते आते यहाँ जो आया उसमें कितना टाइम लगाया,
तो हम यहाँ पे एक फैक्ट जानते हैं कि यदि y कंपोनेंट ऑफ मोशन देखें तो उसका वेलोसिटी वहाँ पे 0 होने वाला है, तो हम उसको फ़ायदा उठाएंगे। तो देखो इसमें ये टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट क्या कह रहा है कि हाउ मच टाइम डज द प्रोजेक्टाइल टेक्स टू रीच द मैक्सिमम हाइट, जो पहले मैंने बता दिया, ठीक है, कितना समय लगाया मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में। लेट दिस टाइम बी डिनोटेड बाई टीएम, इसको हमने टीएम से डिनोट कर दिया लेट से, कि मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए टीएम समय चाहिए। सिंस एट दिस पॉइंट वी वाई का वैल्यू 0 है, वी हैव फ्रॉम इक्वेशन इतना कि जहाँ पे वी वाई बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी साइन थीटा नॉट माइनस जी टी एम है, उसको जैसे ही 0 पुट करोगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू आपके पास में यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ये 0 पुट करिए तो इधर ये 0 किधर आएगा तो इक्वल टू आ जाएगा, और टी एम हमें निकालना है तो जी नीचे आ जाएगा, तो वी नॉट साइन थीटा नॉट बाई जी, मतलब वाई डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी था, ठीक है, और उस अपॉन में जी यदि आपने कर दिया तो वही आपका मैक्सिमम हाइट तक जाने में टाइम लगा। और हम फ्री फॉल के उससे हमें पता है यदि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ड्यूरिंग विच द प्रोजेक्टाइल इज फ्लाइट कैन बी ऑब्टेन बाय पुटिंग y इक्वल टू 0। एक तरीका तो ऐसा है कि ये प्रोजेक्टाइल ऐसे गया और यहाँ पे गिर गया, तो इसने यदि t इक्वल टू 0 से शुरू किया था और यहाँ पे जहाँ पे गिरा वो t इक्वल टू tf है, तो वो टाइम कितना रहेगा। तो एक तो हम कह सकते हैं कि y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो y को 0 पुट करोगे तो उस इक्वेशन को 0 पुट करोगे तो वहाँ पे t फ्लाइट बराबर इतना आ जाएगा, क्योंकि y इज इक्वल टू कितना था, वी नॉट साइन थीटा नॉट इंटू टी माइनस हाफ टाइम्स ऑफ जी टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर, यही था ना। और यहाँ से हमें क्या करना है, इसको जैसे ही 0 पुट करेंगे तो ये t जो हो वो टाइम ऑफ फ्लाइट ऐसे आ जाएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए इधर करोगे और ये तो ये आ जाएगा 2 वी नॉट साइन थीटा नॉट बाई जी, इसको हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, इसी को टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल कह देते हैं। वी नोट दैट टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2 टाइम्स ऑफ टीएम, मैक्सिमम तक जितना गया था उसका जस्ट 2 गुना टाइम ऑफ फ्लाइट है, विच इज एक्सपेक्टेड बिकॉज द सिमेट्री ऑफ द पैराबोलिक पाथ, की ये एक्सपेक्टेड भी था कि फ्री फॉल मोशन को यदि देखें तो जितना देर ऊपर जाने में लगता है उतना ही नीचे आने लगता है। तो वाई कंपोनेंट, प्रोजेक्टाइल के वाई कंपोनेंट को यदि हम कंसिडर करते हैं तो हमें दिखेगा कि जितना मैं ऊपर गया उतना ही मैं नीचे आ गया, इसलिए 2 टाइम्स ऑफ इतना है। तो ये एक्सपेक्टेड भी था और ये हमारा हो भी गया। अब कहता है कि मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल क्या है, तो मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल निकालने के लिए आपको पता ही है कि आप या तो कई सारा तरीका हो सकता है कि y का वैल्यू एट t इक्वल टू टी एम कितना है वही मैक्सिमम हाइट होगा, क्योंकि जब प्रोजेक्टाइल ये जो ऐसे चल रहा था तो उस समय मैक्सिमम के समय में जो ये जो y कंपोनेंट होगा वो भी तो मैक्सिमम गया होगा, ठीक है, और उसके बाद ये लौटना शुरू हो गया होगा। तो इसलिए मैक्सिमम के समय हमें जैसे ही हम y मैक्स निकालना है तो y वाले इक्वेशन में हम t इक्वल टू टी एम पुट कर देंगे। तो y इक्वेशन क्या था, वी नॉट साइन थीटा इंटू टी, तो वी नॉट साइन थीटा नॉट बाई जी, ये टी एम हो गया, माइनस हाफ टाइम्स ऑफ जी टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर, इतना बाई इतना का होल स्क्वायर, ये एच एम हो गया। इसको यदि रीअरेंज करें तो एक हमारे पास में एक इक्वेशन आ जाएगा और वो इक्वेशन होगा वी नॉट साइन थीटा नॉट का होल स्क्वायर बाई 2g, मतलब वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो आप एक ये कह सकते हो वी नॉट साइन थीटा नॉट का होल स्क्वायर, मतलब ये जो था इनिशियल y डायरेक्शन में वेलोसिटी था उसका स्क्वायर करो अपॉन 2g कर दोगे तो मैक्सिमम हाइट हो जाएगा, ठीक है। अब होता है हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अब ये यहाँ से हमने प्रोजेक्ट किया था तो कहाँ जाके गिरा, वो नेक्स्ट पैरामीटर और बहुत ही ये सीधे ये हॉरिजॉन्टल रेंज हम देखने जा रहे हैं। हॉरिजॉन्टल रेंज में ये कहता है कि यदि हम ये इस प्रोजेक्टाइल को यहाँ से प्रोजेक्ट किए हैं तो ये इस ज़मीन पे ये इनिशियल से कितना डिस्टेंस पे गिरेगा, वही हो जाएगा हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज यहाँ पे देखें तो द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू द पोजीशन वेयर इट पासेस y इक्वल टू 0, मतलब इनिशियल से और वहाँ पे जहाँ पे y 0 हो गया तो यहीं पे y 0 हो गया। ड्यूरिंग इट्स फॉल इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल रेंज, इसी को हम हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं, ठीक है। अब क्या है कि इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्लाइट tf, हम कह सकते हैं ये जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट के x के डायरेक्शन में वही हो जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर रेंज को हम सिंपली लिख देंगे x डायरेक्शन में, x इक्वल टू हमेशा क्या हुआ करता था, x इक्वल टू जो हमारे पास में था, ये देखो इससे पहले हमने इसमें देखा था कि x जहाँ पर भी लिखना है वहाँ पे v नॉट एक्स टी लिख सकते हैं, जो कि v नॉट कॉस थीटा नॉट इंटू टी है। तो t के जगह पे टाइम ऑफ फ्लाइट रख देंगे तो वहाँ पे y का वैल्यू हमारा निकल जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे किया गया है कि यहाँ पे t के जगह पे टाइम ऑफ फ्लाइट रख दिया और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 2 वी नॉट साइन थीटा नॉट बाई जी है। तो इसको दोनों को करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ वी नॉट बाहर कर दो, वी नॉट का स्क्वायर बाहर हो गया और 2 साइन ए इंटू कॉस भी साइन 2 थीटा होता है, तो साइन 2 थीटा बाई जी ये रेंज का फॉर्मूला हो गया, जिसे आपको याद करके रखना है या कम से कम आते आते याद भी हो जाएगा,
ठीक है। इसमें कहा सोज दैट फॉर अ गिवन प्रोजेक्शन वेलोसिटी v नॉट r इज मैक्सिमम व्हेन द साइन 2 थीटा नॉट इज मैक्सिमम। ऑब्वियसली बात है, देखो साइन 2 थीटा नॉट यदि मैक्सिमम होगा एक गिवन स्पीड के लिए तो r वो मैक्सिमम हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब r मैक्सिमम कब होगा, जब साइन 2 थीटा मैक्सिमम होगा। इसका मतलब ये 90 डिग्री होना पड़ेगा, इसका मतलब थीटा नॉट को 45 डिग्री होना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज जो पॉसिबल है वो कितना है, v नॉट स्क्वायर बाई जी के बराबर है, क्योंकि इसका वैल्यू 1 हो गया, ठीक है। तो ये इसमें यदि आप समराइज करने की कोशिश करो तो 2-3 चीज़ें आपको यहाँ पे बस ध्यान रखना है, ठीक है। वो ध्यान क्या रखना है कि इसमें यहाँ पे कि इक्वेशन ऑफ मोशन को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन को, ठीक है। एक तरफ में जो एक्सलेशन होगा सिर्फ वाई डायरेक्शन में डाउनवर्ड में होगा, एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सलेशन नहीं होगा। इसी वजह से हम एक्स के मोशन को हम कितना लिख सकते हैं, वी नॉट टी, मतलब वी नॉट कॉस टी लिख सकते हैं, और वाई को इतना लिख सकते हैं। जब जैसे यदि आपको याद नहीं है और यदि पाथ इक्वेशन और प्रोजेक्टाइल निकालना है तो टी को एलिमिनेट कर दो। सिंपली ये इक्वेशन नहीं याद है तब भी चलेगा, tan थीटा इतना नहीं आता है, ये पैराबोलिक होता है। दूसरा कि मैक्सिमम हाइट कितना अटेंड करता है, कितने समय में अटेम्प्ट करता है, तो वहाँ पे वी वाई बराबर 0 पुट करोगे तो टी एम आ जाएगा, वी नॉट साइन थीटा बाई जी, वाई डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी है अपॉन जी से। फिर टाइम ऑफ फ्लाइट उसी का 2 गुना आ गया था, तो 2 टाइम्स ऑफ वी नॉट साइन थीटा बाई जी हो गया, ठीक है। उसके बाद आया था कि मैक्सिमम हाइट कितना होगा, तो वो वी नॉट साइन थीटा जो इनिशियल वाई डायरेक्शन में मोशन था उसके स्क्वायर बाई 2g के बराबर है। फिर हॉरिजॉन्टल रेंज कितना होगा, तो एक्स डायरेक्शन में हम वी नॉट कॉस थीटा नॉट को टी एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो वो हो जाएगा। तो ये वी नॉट साइन 2 थीटा बाई जी हो गया। और मैक्सिमम रेंज कब पॉसिबल है, जब थीटा नॉट का वैल्यू कितना हो, 45 डिग्री हो, ठीक है, तो मैक्सिमम रेंज होगा। अब ये कुछ क्वेश्चंस है, जैसे इस क्वेश्चन में दिया गया है कि गैलीलियो इन हिज बुक 2 न्यू साइंसेस states that for elevation which exceeds or falls short of 45 degree by equal amount the ranges are equal। अब देखो पहले तो इसको समझ जाओ कि इसने कहा क्या। यदि इसको समझ जाओगे तो चीज़ें आसान हो जाएगी। तो 2 गुना करके ये किया है 2 थीटा को, तो ये 90 प्लस 2 अल्फा भी और 90 माइनस 2 अल्फा भी, दोनों की जगह पे हमारे पास में क्या होगा, ये साइन सेम होगा, और सेम होने की वजह से जो कॉस 2 अल्फा के बराबर है ये दोनों रेंज बराबर होगा, ठीक है। तो वो उन्होंने यही कहा, कभी भी कोई भी 2 एंगल और उन दोनों एंगल का समेशन यदि 90 डिग्री हो जाए, जैसे 45 प्लस अल्फा 45 माइनस अल्फा, तो इन दोनों का समेशन देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 45 प्लस अल्फा और 45 माइनस अल्फा, दोनों का समेशन करेंगे तो ये 90 डिग्री आ जाएगा, और 90 आ गया तो इसका मतलब वहाँ पे हॉरिजॉन्टल रेंज जो होगा वो सेम होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, एक तरह से कह सकते हो कि जो हमारा ऑब्जर्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा कि अ हाइकर स्टैंड्स ऑन द एज ऑफ द क्लिफ 490 मीटर एबव द ग्राउंड एंड थ्रो अ स्टोन हॉरिजॉन्टली विथ एन इनिशियल स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। एक हाइकर है, ठीक है, एक एज पे बैठा हुआ है जो कि 490 मीटर एबव द ग्राउंड है, और ये थ्रो करता है कि स्टोन को विथ एन इनिशियल स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड से फेंकता है। नेग्लेक्टिंग द एयर रेसिस्टेंस फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड एंड द स्पीड विथ विच इट हिट्स द ग्राउंड। तो देखो ये चीज़ क्या कहा, पहले क्वेश्चंस को समझ लेते हैं। क्वेश्चंस में इसने कहा कि एक समथिंग हाइट पे, एक क्लिप पे एक ऐसा बैठा हुआ है, इसने एक बॉल को ऐसे थ्रो किया है, तो ऑब्वियसली ऐसे ऐसे आगे यहाँ पे गिर जाएगा, ठीक है। अब ये सारा चीज़ का इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि कितना पे, क्या पे, कैसे कैसे ये चीज़ है। सिंपली ये भी एक प्रोजेक्टाइल है, एक तरह से देखोगे तो दिस इज ऑल्सो एन प्रोजेक्टाइल। तो ये प्रोजेक्टाइल को यदि हमें डील करना है तो यहाँ पे भी हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मान लेते हैं। इसके सॉल्यूशन को जस्ट मैं समझा देता हूँ। तो इसमें कहा कि वी चूज द ऑरिजिन ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस एट द एज ऑफ क्लिप। यहीं पे हमने एक्स और वाई एक्सिस को, हमने ऑरिजिन को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है यहीं पे। अब क्या है, एंड टी इक्वल टू 0 एट द इंस्टेंट द स्टोन इज थ्रोन। जब स्टोन को थ्रो किया गया तो चूज द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस टू बी अलोंग द इनिशियल वेलोसिटी एंड द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस टू बी द वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। मतलब इधर डायरेक्शन में हमने क्या मान लिया, y, इधर डायरेक्शन में हमने x मान लिया। अभी कहता है द x एंड y कंपोनेंट ऑफ द मोशन कैन बी ट्रीटेड इंडिपेंडेंटली, जैसा कि हम करते हैं, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, x बराबर x नॉट प्लस वी नॉट ऐसा t हो जाएगा, और y बराबर y नॉट प्लस इतना, वो बिल्कुल जनरल इक्वेशन ले लिया। अब यहाँ पे x नॉट y नॉट दोनों 0 है, और v y नॉट 0 हो गया, और अब जैसे v y नॉट मतलब कहने का मतलब सीधे ऐसे फेंका है तो इस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी हुआ ही नहीं, तो इसलिए वो 0 हो गया, और ए वाई माइनस जी हो गया। तो डाउनवर्ड में हमेशा के लिए क्या है, उसमें एक्सेलरेशन g है, ठीक है।
तो अब और वी ओ एक्स जो हो गया वो 15 मीटर पर सेकेंड हो गया, इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में 15 हो गया। तो ऑब्वियसली स्टोन हिट्स द ग्राउंड व्हेन वाई टी इक्वल टू -4, जैसे ये वाला पार्ट 490 ऐसा था, तो जब वाई का वैल्यू यहाँ पे माइनस में इतना आ जाएगा तो उसी समय वो हिट करेगा। तो वाई का वैल्यू ये पुट करते हैं -490, तो इसको जैसे ही पुट करोगे तो वहाँ पे टाइम 10 सेकेंड आएगा, इसका मतलब 10 सेकेंड में वो नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी कंपोनेंट आर, अब वी एक्स वाला कंपोनेंट तो चेंज नहीं होगा, तो वो पहले के बराबर होगा, लेकिन वी वाई वाला पार्ट में वी वाई माइनस जी टी हो जाएगा डाउनवर्ड में ऐसे करने के लिए, और वी ओ वाई जीरो है हमारे पास में, तो ये 0 माइनस 9.8 इंटू 10 हो जाएगा, -19 इतना हो गया, और ये 15 हो गया। तो इसलिए वहाँ पे स्पीड देखेंगे तो दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, एक कंपोनेंट इधर है एक कंपोनेंट इधर है, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये 99 मीटर पर सेकेंड हमारे पास में आ गया। ठीक है, तो ये एक तरह से स्पेशल केस ऑफ दैट सेम प्रोजेक्टाइल था। ठीक है, इसलिए आपको प्रोजेक्टाइल के मोशन के जो फॉर्मूला है उसको रखने से ज़्यादा बढ़िया होता है कि आप क्या करो, आप अच्छे से समझ जाओ कि कैसे दो कंपोनेंट में हम चीज़ों को डिवाइड किए हैं, उसको सॉल्व किए। नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, अ क्रिकेट बॉल इज थ्रोन एट अ स्पीड ऑफ 28 मीटर पर सेकेंड, मतलब इनिशियल स्पीड हो गया, इन अ डायरेक्शन 30 डिग्री एबव द हॉरिजॉन्टल, थीटा नॉट 30 डिग्री हो गया। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट, the time taken by the ball to return to the same level and the distance from the thrown point where the ball returned to the same level। तो यहाँ पे तो सेम चीज़ सब चीज़ पूछ दिया, जैसे मैक्सिमम हाइट कितना अटेन करेगा, तो वी नॉट कॉस साइन थीटा नॉट का होल स्क्वायर बाई 2g, ये 28 दिया है, साइन 30 दिया है, 9.8 इतना कर देंगे तो फॉर्मूला पुटेंगे। टाइम एक बार जो लेवल पे आता है उसे टाइम ऑफ लाइट कहते हैं, जिसको 2 टाइम्स ऑफ वी नॉट साइन थीटा बाई जी था, सब चीज़ मालूम है, यहाँ पे मिल गया। डिस्टेंस जो होता है वो रेंज होता है, तो रेंज का फॉर्मूला लगा दिया, बस खत्म। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग पे हो गया। यहाँ पे कहा कि एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करने का क्या मतलब होता है। एक्चुअली क्या होता है, एयर रेजिस्टेंस अभी फ्रिक्शन की तरह काम करता है। जब लॉज ऑफ मोशन पढ़ोगे तो वहाँ अच्छे से पढ़ लोगे कि यदि हम फ्रिक्शन को कंसीडर करते हैं तो उस फ्रिक्शन के कंसिडरेशन की वजह से कैसे हाइट उतना अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा, रेंज उतना नहीं आ पाएगा, लेकिन हम इसको इग्नोर करते हैं, उसको हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये लाइन बाय लाइन आपको ये चीज़ हो गया। मैं आपके सुविधा के लिए एक चीज़ यहाँ पे लाया हूँ, मैंने एनिमेशन एक बना रखा है जस्ट फॉर यू गाइड। तो इस एनिमेशन को थोड़ा सा ध्यान देखोगे तो प्रोजेक्टाइल का अच्छा खासा चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं ऑन कर देता हूँ और यहाँ पे मैं समझाता रहूँगा जो जो चीज़ जो हमने यहाँ पे कंसीडर किया है और इस एनिमेशन में, तो इसको देख के आपको पूरा के पूरा जो आपने इससे पहले प्रोजेक्टाइल देखा था उसको हो जाए। जैसे इसको देखो, ये प्रोजेक्टाइल है तो इसमें वी वाई कंपोनेंट घट रहा है और वी एक्स वाला कंपोनेंट जो है वो कांस्टेंट रहा है। तो ये यहाँ पे मैंने उसका ग्राफ बना दिया और यहाँ पे ऐसे है। अब इसमें यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा रोक देता हूँ और यहाँ पे इसका बैकग्राउंड आपको बता देता हूँ कि बैकग्राउंड हम क्या सोच रहे हैं, क्या सोच के मैंने ये चीज़ किया है। जैसे इस पोर्शन को हम फिर से देखते हैं, जैसे एक फुटबॉल है ना, इस वाले पोर्शन को हम फिर से देखेंगे। जैसे सिंपली एक फुटबॉल को आप कंसीडर करो कि एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे हमें बॉल को किक करके पहुंचाना है। जब हम किक करके बॉल को पहुंचा रहे थे तो यदि हम इस बॉल के मोशन को देखें तो पूरा प्रोजेक्टाइल दिखेगा। देखो, यू से हमने फेंका था और थीटा एंगल पे फेंका था, तो ये जिस पाथ को फॉलो कर रहा था दैट वाज प्रोजेक्टाइल। इस जिस पाथ को फॉलो कर रहा था वो एक प्रोजेक्टाइल था। तो ऐसा करते हैं कि मैं इसको यही रहने देता हूँ, वो एक क्या था, प्रोजेक्टाइल था। ठीक है, अब इस पाथ को यदि देखने की कोशिश करोगे तो ये जो पाथ है वो आपको दिख रहा होगा कि ये प्रोजेक्टाइल का पाथ है। ये जो पाथ है ये एक प्रोजेक्टाइल का पाथ है जो बॉल फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम, ये पैराबोलिक है और ये पैराबोलिक एक प्रोजेक्टाइल ऐसे गिरेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको जो दो कंपोनेंट में हम डिवाइड करके चीज़ों को देखते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं कि दो कंपोनेंट में हमने डिवाइड किया उसका क्या मीनिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे गिरा। अब सपोज करो कि ये थीटा नॉट पे ही था, तो इनिशियल वेलोसिटी यू कॉस थीटा था, तो देखो दोनों एक साथ यहाँ पे पहुंचेगा, है ना, मतलब। और ये फिर वर्टिकल को देखोगे तो वर्टिकल ऊपर गया और नीचे गया, दोनों साथ में गिरा है, दोनों साथ में मैक्सिमम पहुंचा है। तो यदि दोनों कंपोनेंट को एक साथ देखें तो आपको दिख रहा है कि ये जो प्रोजेक्टाइल है वो दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं। इसको जस्ट रिपीट करके देख लो थोड़ा सा कि इसमें जब हम दोनों को ऐसे फेंकेंगे तो ये चीज़ आप उसको क्या कर सकते हो, यहाँ से हम रिपीट करके थोड़ा सा देखते हैं
कि देखो ये y कंपोनेंट और ये x कंपोनेंट दोनों का मिला हुआ क्या है, ये रिजल्टेंट है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एनिमेशन आपको है कि जिसमें एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन का मिक्स जो है वही प्रोजेक्टाइल है, उसी को कहता है कि दो उसमें हम इंडिपेंडेंटली बांट सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता चल गया। यहाँ पे जो हमने इसमें देखा था कि क्लिफ से फेंका गया था, तो क्लिफ से फ्री फॉल डाउन में जैसा होता और यहाँ पे एक साथ गिरेगा, तो इसलिए ये कंपोनेंट हो गया। एक चीज़ हमने देखा था कि दो एंगल का यदि समेशन 90 डिग्री हो जाए तो उसका रेंज सेम होता है ना। तो सेम चीज़ हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं कि दो का यदि वैसा हो तो रेंज सेम होता है, तो हम उसी रेंज को यहाँ पे देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस रेंज को देखो कि 15 डिग्री पे सपोज करो कि ये मैक्सिमम हाइट इतना है और ये रेंज है। नेक्स्ट में यदि सपोज करो कि 30 डिग्री लिया तो 30 डिग्री पे सपोज करो कि ये यहाँ पे गिरा, तो रेंज बड़ा है, ऑब्वियसली बड़ा होगा। 45 डिग्री पे सबसे मैक्सिमम था, तो हमारा सबसे मैक्सिमम रेंज यहाँ पे मिलेगा, सबसे मैक्सिमम रेंज मिला। अब यदि मैंने सपोज करो कि 60 डिग्री लिया है, तो 60 डिग्री और 30 डिग्री 90 होता है। इसका मतलब 30 डिग्री जहाँ पे गिरा, 30 डिग्री ग्रीन कंडीशन में जहाँ पे बॉल गिरा था, ये पिंक के समय वहीं पे बॉल गिरेगा। हाँ, मैक्सिमम हाइट अलग होगा बट रेंज, मैक्सिमम हाइट अलग होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट अलग होगा बट रेंज सेम होगा, जो फॉर्मूला वहाँ पे बताया गया था। तो देखो ये 30 डिग्री जो यहाँ पे यहीं पे गिरेगा, 60 वाला पार्ट, तो 30 पे गिरा। उसी तरह से 75 यदि हम लेते हैं तो 75 और 15 क्या होता है, 90 होता है। तो बिल्कुल ये जो ये होगा वो 75 वाला 9 ये इसी पे गिरेगा, बट इसका जो मैक्सिमम हाइट होगा वो डिफरेंट होगा। तो इसका जो मैक्सिमम हाइट है वो देखो यहाँ पे गया और फिर ये ऐसे गिरते 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 यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट आपके पास में एनिमेशन हो गया कि किस तरह से दो एंगल यदि ऐसा रहे तो कैसा होगा। यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ और भी ऑब्जर्व करने वाला है कि जैसे जैसे ये ऊपर गया था, ये सेपरेशन थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ पे सेपरेशन कम होना शुरू हुआ है, फिर सेपरेशन बढ़ना शुरू हो गया। ये फ्री फॉल मोशन का एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। वाई वाले पोर्शन यदि देखोगे तो चूंकि एक्सेलरेशन नीचे है तो इनिशियली ज़्यादा डिस्टेंस करेगा सेम अमाउंट ऑफ टाइम में, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो वाई डायरेक्शन में जो ऐसा होता, सेम चीज़ को यहाँ पे दिखाया गया। ठीक है, ये हो गया एक पोर्शन। तो ये चीज़ आई थिंक कि आप इंजॉय किए होंगे। ठीक है, तो आज का सेशन जो हमारा है वो यहीं पे ये ख़त्म होता है। ठीक, यहाँ पे हमने प्रोजेक्टाइल मोशन को कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी 2 डायमेंशन का एक एप्लीकेशन है। अभी हमने प्रोजेक्टाइल को ख़त्म कर लिया। तो मेरा जो यहाँ पे हम यदि 1 लाइन एक वो करने की कोशिश करें, ठीक है, 1 लाइन इसको यदि बताने की कोशिश करें तो 1 लाइन में प्रोजेक्टाइल को 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमेशा क्या करके रखना चाहिए, ब्रेक करके चीज़ों को एनालिसिस करना चाहिए, एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग में, एक वाई एक्सिस के लॉन्ग में। यहाँ पे मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हमें क्या करना है, सिंपली जो मैक्सिमम हाइट पे पहले टीएम निकाल लो, उसका 2 गुना कर दो। और मैक्सिमम हाइट पे टीएम निकालने के लिए वी वाई के वैल्यू को 0 पुट करो तो वहाँ से आ जाएगा। ठीक है, रेंज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो एक्स डायरेक्शन में इक्वेशन है, एक्स बराबर वी नॉट कॉस थीटा नॉट इनटू टी के जगह पे टाइम ऑफ फ्लाइट रख दो तो रेंज मिल जाएगा। बस यही है। इक्वेशन ऑफ जो पाथ है वो क्या होता है, पैराबोलिक होता है ना। इसके अलावा कोई भी डिफरेंट तरह का प्रोजेक्टाइल आए तो आप उसको ऑन द स्पॉट डील करो, कैसे, एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में मोशन को, दैट्स ऑल। ये बहुत ही सिंपल है। तो यदि आप इस सिंप्लिसिटी के साथ इसको पढ़ते हो तो बहुत मज़ा आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर से आपके पास आएंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के साथ में। ठीक है, तब तक इंजॉय करिए। और जैसा मैंने बताया, आप चाहो तो जो क्वेश्चंस है, नीट के क्वेश्चंस है, वो आप नीट क्रैश कोर्स वाले उसमें जाके और उसको देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको ये भी हो जाएगा कि जो टॉपिक वाइज एनसीईआरटी है उससे टॉपिक वाइज जो नीट में आया हुआ है वो क्वेश्चन है, जेई का भी अभी बनेगा। आप जाके सिंपली उस प्लेलिस्ट को देखो। ठीक है, इस चैप्टर को देखना, उसमें बिल्कुल जो भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है वो एक साथ हमने डील कर दिया है वहाँ पे जो नीट का है। ठीक है, अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।